बहुत इंपॉर्टेंट। तो सर इसमें पूछा गया है कि जो हमारी सिंगल स्लिट वाली जो मतलब डिफ्लेक्शन वाला जो हमारा डायग्राम है उसमें जो सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर डबल स्लिट वाले एक्सपेरिमेंट की कितनी मैक्सिमा आ जाएंगे वो फाइंड करनी है। 10 मैक्सिमा जो होंगी वो उनकी कितनी विड्थ फाइंड मैक्सिमा करनी है। नहीं, 10 मैक्सिमा आ रही है। 10 मैक्सिमा आ रही है, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? व्हाट विल बी। कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा ना। व्हाट जी सर। विल बी। ये देखिए, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट फॉर ऑब्टेनिंग 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट। डबल स्लिट की जो वो है क्या कहते हैं, उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए? कि हमारा डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा जितनी दूर में आ रहा है उसमें इंटरफेरेंस के 10 मैक्सिमा आ जाए। देखिए, इसीलिए मैंने 10 लाइन खींची है। चाहे इसको मैक्सिमा की मान लो, चाहे मिनिमा की मान लो। ये पूरा का पूरा एक जो है, ये पूरा एक जो है, ये क्या है? ये तो सेंट्रल मैक्सिमा है डिफ्रैक्शन का। ठीक है, ये इतना चौड़ा है। इसके अंदर क्या हुआ है, अगर मैं यहीं पे वही सेम लाइट लेकर के एक्सपेरिमेंट करूं तो मुझे क्या मिल रहा है? 10 मैक्सिमा मिल रहे हैं इतने ही जगह में। ठीक है, नीचे भी 10 मिलेंगे। तो हमें तो एक साइड का बात करनी है ना। तो अब पूछ रहा है कि स्लिट की बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, स्लिट की विड्थ क्या होनी चाहिए। तो देखिए, बहुत आसान है। पहली बात, मैक्सिमा, जो सेंट्रल मैक्सिमा फॉर डिफ्रैक्शन है उसका फॉर्मूला लिखिए। उसका फॉर्मूला क्या है? y इज इक्वल टू, बोलिए, एन 2 टाइम्स लेमडा डी बाय ए। यही था। बोलो बेटा, यही था ना फॉर्मूला डिफ्रैक्शन का? जी सर। जी सर। इतने में तो ये सेंट्रल मैक्सिमा आ गया, और इतने में ही तो 10 आ रहे हैं। तो इसकी जो विड्थ है ये, फॉर इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस क्या आएगा 10वें का? उसका फॉर्मूला क्या था? बोलिए, एन लैम्डा डी बाय डी। तो 10वें के लिए क्या हो जाएगा? 10 लैम्डा डी बाय डी। ये दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे? ये वाला वाई और ये वाला वाई। जी सर। ध्यान से सोच लीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो ठीक। आपने जो 10th मैक्सिमा है उसकी सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे होगा वो आपने ये निकाल लिया पहले वाले से। ये रहा। और इतने में ही सेंट्रल मैक्सिमा डिफ्रैक्शन वाला फैला हुआ है। तो ये दोनों बराबर हो गए ना, तो इसलिए मैं दोनों को बराबर लिख दूंगा। तो 10 लैम्डा डी बाय डी इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी बाई 6। बस, यहां से आंसर आ जाएगा मेरा। क्या क्या कट गया? लैम्डा डी से लैम्डा डी कट गया, 2 से 5 कट गया, 10 कट गया। अब इसमें देखिए क्या वैल्यू दी हुई है। डी मुझे दिया हुआ है। बोलिए, डी कितना दिया है? 1 mm। 1 mm दिया है। इसे क्या करेंगे? इसको मीटर में बदल लीजिए। ठीक है ना? तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू डी बाय 5 हो। तो 1 mm को मैं लिख सकता हूँ, या मैं सीधा 1/5 लिख देता हूँ। तो आंसर mm में ही अगर लिखूंगा तो क्या होता है? 0.2 mm होगा।
सब बट जो हमने मतलब पॉइंट्स में पढ़ा है कि डिफ्लेक्शन ड्यू टू लाइट में स्लिट की जो विड्थ है हम्म, वो ए है, और उसको हम माइक्रोमीटर में हम मेजर करते हैं। हाँ। हाँ तो बेटा देखिए, अब कैलकुलेशन यही बता रही है, तो ये भी तकरीबन माइक्रोमीटर में ही तो आ गई। भाई ये देखिए, 2 × 10⁻⁻4 हो गई। तो क्या हो गई है? ये हो जाएगी 200 माइक्रोमीटर। ठीक है। अब आंसर जिसमें दिया होगा उसमें आप कर लीजिए। ये वाली मीटर हो गई और ये वाली माइक्रोमीटर हो गई। कोई डाउट है? नो सर। चलिए, डाउट नहीं है तो हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अच्छा, लाइट जो है वो हमारी किससे बनी हुई होती है? बोलिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। और इसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है। यस सर। गुड। इसके अंदर बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वे हमारी विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस बात को लिखिए, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर विजन। देखने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर हुई बात? यस सर। हाँ। और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। और वेव प्रोपेगेशन ऑफ वेव जो है वो भी परपेंडिकुलर होती है। ये सब बातें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिटेल में पढ़ चुके हैं, अब उसका टाइम नहीं है। अब यस सर। देखिए, कोई लाइट है मेरे पास। मान लीजिए ये लाइट है, लाइट सोर्स है। तो इससे जो लाइट आएगी वो तो हर डायरेक्शन में इसकी लाइट जाएगी। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा। कायदे से मुझको बनाना चाहिए था। ऐसे बनाना चाहिए। तो ये मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूँ। ओके। तो हर तरफ, हर डायरेक्शन में निकल रही है। अच्छा ये बताइए, अगर इन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को मैं इनका कंपोनेंट लूं तो कितने कंपोनेंट में ये डिवाइड हो जाएंगे? सबका एक एक्स कंपोनेंट हो जाएगा और एक वाई कंपोनेंट हो जाएगा। बोलिए, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सर। है ना? दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो ये बात भी हमको क्लियर है, बेसिक बात है। अब ये जो है मैंने क्या किया, इसको एक मैंने इसके सामने रख दिया पोलराइजिंग फिल्टर। क्या रख दिया? पोलराइजिंग फिल्टर। ये पोलराइजिंग फिल्टर है। इस पोलराइजिंग फिल्टर की खास बात क्या है कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि वो एक ये पतला सा जो है ना, ये चेन की तरह
ये जो मैंने लाइन खींची है, इस लाइन की तरह का स्पेस फिर छोड़ते हैं। ठीक है। तो अब जब ये लाइट, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के हजारों कंपोनेंट हैं, जब इसमें से जाएगी, तो सिर्फ वो वाला पार्ट इसके अंदर से पास होगा जो पार्ट, बोलिए, इसके अलाइन होगा। और ये हमने कहाँ पढ़ा था? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पढ़ा था नहीं पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? बोलिए। जी सर। हाँ। तो ये क्या हो जाएगी? प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाएगी, यानी सारे कंपोनेंट जो अब लाइट के होंगे वो ऐसे हो जाएंगे। बाकी जितने भी होंगे वो सब कट के अलग हो जाएंगे। एम आई राइट? यस सर। इसलिए इसको पीपीएल भी कह सकते हैं। अगर मैं कहूं आपसे कि मैंने यहां पर इंटेंसिटी आई नॉट ली है, तो यहां पर कितनी हो जाएगी? आप आंसर दे सकती हो इस वाले कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए कि इसके दो पार्ट में सारे कंपोनेंट बन रहे हैं। आई नॉट बाई टू, बताइए। आई नॉट बाई टू हो जाएगी नहीं हो जाएगी? भाई वाई सर वाला कैसे? निकल जाएगा, एक्स वाला नहीं निकल पाएगा, वो कट जाएगा। ओके सर। ठीक है ना? हम एक्स और वाई को इस तरीके से लेंगे कि एक जो एक्सिस है, वो जो मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चरिंग की वजह से जो स्पेस बना है पोलराइजर के अंदर, इसको लिख लीजिए, इसका नाम लिख लीजिए, पोलराइजिंग फिल्टर। इसको पोलराइजर भी बोलते हैं। ठीक है। और ये वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ये बताइए, आई नॉट बाई टू होगा, ये समझ में आया नहीं है? आ गया सर ये वाली बात। इसीलिए पोलराइजर वगैरह जब हम स्क्रीन वगैरह पे लगाते हैं, तो इसीलिए लगाते हैं कि उससे जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है वो गाड़ी वगैरह के अंदर या घर के अंदर जहाँ भी खिड़की पे लगाते हैं तो वो बहुत कम हो जाती है। और हवाई जहाज वगैरह में, और उसमें तो ऐसे स्क्रीन होती है, उसको आप घुमाएंगे, ऐसा एडजस्टमेंट होता है, अभी वो सीखेंगे कि आप जीरो भी कर सकते हैं इंटेंसिटी को। क्या कर सकते हैं? जीरो कर सकते हैं। बता सकते हैं जीरो कैसे कर सकते हैं? कुछ आइडिया दे सकती हैं? जीरो कैसे कर सकते हैं? अगर मैं ऐसा ही पोलराइजर ऐसे लगा दूं, तो इंटेंसिटी जीरो हो जानी है। ऐसे लगा दूं मैं, और ये इसका वो है, तो बताइए ये यहाँ पे इंटेंसिटी जीरो नहीं हो जाएगी? बिल्कुल सर। और ये वाला, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में? 90। 90 डिग्री। वेरी गुड। यही क्वेश्चन दो तीन मरतबा पूछा जा चुका है नीट में। इसीलिए जो पोलराइड गिलासेस वगैरह होते हैं उसमें देखेंगे, अगर वो गिलास जैसे लगाया जाता है वैसे आप उसको लगाएंगी तो आपको जो है वो आधी इंटेंसिटी आएगी, तो आपको प्लीजेंट फील होगा और सामने वाला दिखेगा। लेकिन आप उसे चश्मे को उतार के स्क्रीन, उसके लेंस को घुमा दीजिए 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे घुमाएंगी तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सामने से कोई लाइट ही नहीं आ रही होगी उसके अंदर। ठीक है। ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। इसको बोलते हैं एनालाइजर। इसको क्या बोलते हैं? एनालाइजर। तो मैं इसका डायग्राम दोबारा बना दूं? चलिए दोबारा बना देता हूँ। अब की बार मैं
ऐसे बनाता हूँ। 1, आप भी बना लीजिए। 2, वही। तो ये तो देखिए मेरा लाइट सोर्स है। सोर्स, यहाँ से लाइट आ रही है। और बनाना चाहें और बना दीजिए, जितनी चाहे उतनी लाइन में बना दीजिए। यहाँ पे इंटेंसिटी है I0। यहाँ से जब गुजरा तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गई, और यहाँ पे इंटेंसिटी हो गई इसकी I0/2। तो अब ये मेरा है, इसका नाम भी लिख देते हैं पोलराइजर। इसका नाम है एनालाइजर। यहाँ पे इंटेंसिटी, क्योंकि ये मैंने पोलराइजर वाला, ये ब्लू वाला जो है, ये पोलराइजर वाला एंगल है, पोलराइजर वाले, मतलब वो है, लाइन है। तो अब क्या होगा, अब ये कुछ इंटेंसिटी कट जाएगी इसके अंदर से भी। इसके भी दो कंपोनेंट लेंगे, जो I0/2 है। इसमें से एक कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में ले लेंगे, ब्लू वाली लाइन के डायरेक्शन में, और बाकी दूसरा उसके परपेंडिकुलर, तो वो कट जाएगा। तो अब ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर इंटेंसिटी की, दैट विल बी इक्वल टू I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा। गॉट द पॉइंट? जी सर। हाँ। और यही 90 डिग्री आप कर देंगे तो फौरन जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्कुल सर। जीरो। चलिए, फाइंड इंटेंसिटी एट 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। चलिए, 90 डिग्री निकालिए जल्दी से, क्या आ जाएगा? बस अब ये खत्म हो गया।
ब्रूस्टर लॉ रहेगा उसके बाद कर लेंगे। 45 में कितना आया एक बता दिए खाली मुझको, 45 में कितना आई आया? नॉट बाई 4। आई नॉट बाई 4। यस, ठीक है, ओके, जी सर। गुड। अच्छा, मैंने क्या किया, एनालाइजर के आगे एक और एनालाइजर लगा दिया 45 डिग्री पे, तब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में लिखिए, इन दी above above figure and another polaroid roid C is placed at an an angle of 45 degree from B. What will be the intensity? Intensity. समझिए सी क्या, ये मेरा ए है, समझ में आ रही बेटा बात? ये क्या है, दिस इज ए, दिस इज बी, और इसके आगे मैंने एक और रख दिया है यहाँ पर, तो किस कलर से बना दूं, ग्रीन से बना दूं ऐसे? तो ये वाला एंगल जो है कितना हो गया, ये भी 45 हो गया, इसके साथ हो गया नहीं हो गया 45? बोलिए, ये वाला एंगल जी। पहला वाला तो 45 था ही, और जी ये सर। वाला भी 45 कर दिया है। दोबारा बना दूं डायग्राम? नो सर, तो जीरो हो जानी है इंटेंसिटी। नहीं बेटा, इसीलिए दिया है, करिए इसको। चलिए मैं दोबारा बनाता हूँ तभी मजा आएगा। जीरो नहीं हो जानी है, अगर जीरो हो जाती तो फिर मैं क्वेश्चन को कराता ही क्यों? मान लीजिए ये मेरा सोर्स है, इसकी इंटेंसिटी है आई नॉट, ये एक पोलराइजर है, तो यहाँ इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई नॉट बाई 2। फिर मैंने दूसरा एनालाइजर लगाया, ये कितने पे है, ये 45 डिग्री पे है, ये एंगल किस पे है, 45 डिग्री पे। तो यहाँ पे मेरी कितनी हो गई इंटेंसिटी, आई नॉट बाई 4 हुई ना। अब मैंने ये बना दिया एक और एनालाइज, वो रख दिया पोलराइड या एनालाइजर, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल भी हो गया 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो मेरी इंटेंसिटी आएगी बताइए क्या आएगी? बोलिए, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है इंटेंसिटी का, आई नॉट बाई 2। फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही है ना? जी सर। तो हम्म
हम्म, 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 ठीक है। तो अब यहाँ पर जो इंटेंसिटी आएगी, यहाँ से कितनी निकल रही है, इस वाले से इंटेंसिटी निकल रही I0/4। तो यहाँ से कितनी निकलेगी, ये तो मैंने कैलकुलेट किया है। तो जो निकल रही है उसका पार्टीशन हो, उसमें से कम होगी। तो पहले यहाँ पर तो आएगी I0/4 और cos²45। क्योंकि इसके सब बाई टू से। जो जिसमें से लाइट पास हुई है उसके साथ एंगल तो 45 डिग्री का है ना, इसके साथ 90 डिग्री का है। ठीक है। लेकिन हमें तो हर पोलराइड के साथ करने पे जो है वो क्या करना है, अलग अलग इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है ना। बात आ रही समझ में, क्या कह रहा हूं मैं? जी सर। हाँ। चलिए प्रैक्टिस के लिए ऐसा करिएगा आप, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो cos 45 कितना होता है, 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर, 1/2, 1/2 का कितना हो जाएगा, I0/8 हो जाएगा। तो ऐसा करिएगा, इन दोनों के बीच का एंगल कर देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ए एंड बी के बीच का एंगल है थीटा 30 डिग्री, थीटा ए बी। और बी एंड सी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, या हम दे देते हैं बी एंड सी, ये है 60 डिग्री। तो यहाँ पे इंटेंसिटी फाइंड करिएगा। ठीक है, कर लेंगे। जी सर। 10 मिनट रह गया, जल्दी से एक लास्ट टॉपिक कर लें ताकि ये चैप्टर खत्म हो जाए। और हेडिंग डालिए, दैट इज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। इसी का दूसरा नाम है ब्रूस टर्स लॉ। ठीक है बेटा। जी सर। इन्होंने क्या कहा, इन सज्जन ने कहा कि एक ऐसा एंगल होता है जब लाइट जाती है, तो एक ऐसा एंगल होता है जिस एंगल पे अगर लाइट इंसिडेंट करे तो वो लाइट जो है इंसिडेंट करने के बाद जब रिफ्लेक्ट होती है तो पोलराइज हो जाती है। मेरी बात समझ में आ गई? मान लीजिए लाइट मेरी आई और ये आकर के थीटा एंगल इंसिडेंट से इंसिडेंट करी, और क्या हो जाएगा, ये वाला मीडियम है μ1, ये वाला है μ2। μ2 इज ग्रेटर देन μ1, यानी कि μ2 डेंसर है। क्या होगा, कुछ लाइट जो है वो तो अंदर की तरफ रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और ये हो गई रिफ्रैक्ट। हो गई रिफ्रैक्ट। और कुछ पोर्शन इसका जो है वो क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। ये एंगल अगर 90 डिग्री बन जाता है, तो जिस एंगल पे ये जिस इंसिडेंट एंगल पे ये बनता है, मान लो ये थीटा बी पे बना, तो इसी थीटा बी को हम क्या कहते हैं, ब्रूस्टर एंगल कहते हैं।
थीटा बी को क्या कहेंगे? ब्रूस्टर एंगल कहेंगे। मेरी बात समझ में आई? और ये जो लाइट यहाँ से निकलेगी, ये कैसी लाइट होगी? ये पोलराइज्ड लाइट होगी। पोलराइज। ओके सर। पोलराइज। कौन सी वाली है ये? रिफ्लेक्टेड वाली। और ये वाली जो होगी, ये फुली पोलराइज नहीं होती है, ये पार्शियली पोलराइज होती है। ये पार्शियली पोलराइज। इसीलिए आप देखती हो कि सूर्य ग्रहण वगैरह इन सब मौकों पर अगर चश्मा वो वाला नहीं है, पोलराइड वाला, तो हम लोग क्या कहते हैं कि पानी के अंदर जो है वो आप देख करके वो करिए। ठीक है। जी सर। तो उसमें क्या होता है कि लाइट पोलराइज हो जाती है, तो उसकी इंटेंसिटी आंखों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। तो लिखिए जल्दी से। ब्रूस्टर एंगल इज दैट एंगल एट विच थीटा बी इज दैट एंगल at which the reflected and refracted light rays are at 90 degree and reflected light gets polarized, right, and refracted gets partially polarized। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। हम्म। और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला ये है, टेन थीटा बी इज इक्वल टू म्यू। जो आपने मीडियम लिया है, डेंसर मीडियम, वो उसके बराबर होता है। क्लियर? ये वाली जी जो सर। हमारी लाइट है, ये अनपोलराइज्ड है। दिस लाइट इज अनपोलराइज्ड। ये लिख लीजिए, अनपोलराइज्ड। हम्म। ये वाली हो गई है पोलराइज्ड लाइट। एक क्वेश्चन कर लें जल्दी से इसके ऊपर भी। चलिए। The polarizing ring angle of glass is 57 degree. A ray of light which incident at this angle, well, will have an angle of refraction. Refraction equal to, बताइए क्या हो जाएगा? ये मान लीजिए मेरा गिलास है। ठीक है। ये नॉर्मल है। ये लाइट रे आई, तो पोलराइजिंग एंगल कितना है? ये वाला 57 डिग्री। लाइट रे रिफ्रैक्ट हो गई, ये इससे 90 डिग्री बना रहा है। तो बताइए, ये वाला एंगल कितना होगा? कौन सा एंगल पूछा है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कितना होगा? बोलो बेटा। भाई ये वाला रिफ्लेक्शन वाला, ये भी 53 होगा, नहीं होगा? 57 दिया है ना? हाँ, 57। जी सर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हमने पढ़ा हुआ है। तो
बताइए, ये 57 है तो ये भी 57 हो जाएगा, और ये वाला 90 जी सर। होगा ही होगा क्योंकि पोलराइजेशन बता रहा है एंगल है ये। तो ये कितना आ जाएगा? 90 माइनस 57, 90 - 57। 43 आना चाहिए मेरे साथ। हो गया नहीं हो गया? जी सर। ठीक है। दूसरा, एक चीज और, लाइट वेव्स कैन बी पोलराइज एज दे आर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, रिफ्लेक्टेड। तो आंसर होगा ट्रांसवर्स। लाइट वेव सर आर, 33 डिग्री एंगल आएगा, 43 नहीं आएगा वो। हाँ 33 आएगा, यस। थैंक यू। लाइट वेव आर पोलराइज बिकॉज दे आर ट्रांसवर्स। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव होती है इसलिए पोलराइज हो जाती है। ठीक है। और इस लॉ को क्या कहते हैं? ब्रूस्टर लॉ कहते हैं। और ये किसके बराबर होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन इज, ब्रूस्टर एंगल थीटा बी फॉर इंटरफेस शुड बी